सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक्स हृदय और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चार्ज किए गए नैनो प्लास्टिक्स का मुख्य काम यह है कि वे हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देते हैं। हृदय शरीर के सबसे अधिक ऊर्जा की मांग करने वाले अंगों में से एक है और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा उत्पादक हैं जो इसे हर एक धड़कन के लिए शक्ति देते हैं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया खराब होने लगता है तो हृदय सचमुच काम करना बंद कर देता है। इसमें अब सामान्य लय या मजबूत संकुचन बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। दुनिया में सभी बीमारियों के बीच दिल का दौरा और स्ट्रोक मृत्यु का प्रमुख कारण बने हुए हैं। इस संदर्भ में यह विशेष रूप से चिंताजनक है कि वैज्ञानिकों ने एथेरोस्क्लेरोटिक सजीले टुकड़े के अंदर सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक पाया है। धमनी की दीवारों के भीतर घने जमाव जो वाहिकाओं को संकीर्ण करते हैं और रक्त प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं। जब कोई वाहिका सिकुड़ जाती है या थक्का बन जाता है तो हृदय या मस्तिष्क में रक्त संचार बाधित हो जाता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। शोध से पता चलता है कि जब कैरोटिड धमनी प्लाक में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होते हैं तो इन जीवन घातक घटनाओं और घातक परिणामों का जोखिम 4.5 गुना बढ़ जाता है। सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक कण रक्त के थक्के बनने का कारण बनते हैं। जब सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं तो वे निष्क्रिय रूप से वहां नहीं बहते हैं। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण प्लास्टिक के कण रक्त वाहिकाओं की दीवारों से चिपक जाते हैं और रक्त प्रोटीन और कोशिकाओं को आकर्षित करते हैं। ये लेपित कण रक्त वाहिकाओं के अंदर की कोशिकाओं की अति पतली परत एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाते हैं। एंडोथेलियम वाहिकाओं के एक बुद्धिमान खोल की तरह है। ये उनके फैलाव और संकुचन को नियंत्रित करता है, रक्त के थक्के को नियंत्रित करता है और सूजन से बचाता है। हालांकि सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक्स के प्रभाव में यह प्रणाली टूट जाती है, जिससे पुरानी सूजन हो जाती है और घनास्त्रता का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चार्ज किए गए माइक्रोप्लास्टिक्स रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कोशिकाओं के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनका सामान्य व्यवहार बाधित हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में लाल रक्त कोशिकाओं में एक नकारात्मक सतह आवेश होता है जिसे ज़ेटा क्षमता कहा जाता है, जो उन्हें एक साथ चिपकने से रोकता है और सबसे छोटी केशिकाओं के माध्यम से भी रक्त को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने पर यह चार्ज कम हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं आपस में चिपकनी शुरू हो जाती हैं, रक्त की चिपचिपाहट बढ़ जाती है और थक्का बनना शुरू हो जाता है। नतीजतन रक्त वाहिकाओं में थक्के दिखाई देते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है, जो विशेष रूप से मस्तिष्क, हृदय और आंखों के लिए खतरनाक है। इसके परिणाम स्वरूप क्रोनिक थकान, दृष्टि विकार, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नैनोप्लास्टिक्स कोशिका झिल्ली के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए नैनोकण नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए घटकों की ओर दृढ़ता से आकर्षित होते हैं, जिससे झिल्ली की अखंडता में व्यवधान उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और एंडोथेलियल कोशिकाओं में सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक्स कैंसर के विकास को प्रेरित करते हैं। दुनिया भर में कैंसर की दर में वृद्धि बिल्कुल भयावह है। मुझे लगता है कि इसे महामारी कहना बहुत जायज है। आंकड़े चिंताजनक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2020 में दुनिया भर में कैंसर के लगभग 18.1 मिलियन नए मामले सामने आए, जबकि 2022 में सिर्फ 2 साल बाद ये 18.1 मिलियन से बढ़कर लगभग 20 मिलियन हो गया है। और वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि यह प्रवृत्ति 2050 तक जारी रहती है तो दुनिया भर में कैंसर के 33 से 35 मिलियन नए मामले होंगे, जो वास्तव में एक महामारी है और वास्तव में दुनिया में हर एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दा है। तो हाँ, यह एक बड़ी समस्या है। लंबे समय तक कैंसर को बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था या संचित डीएनए उत्परिवर्तन का परिणाम था। कमजोर प्रतिरक्षा और वर्षों तक कार्सिनोजेन के संपर्क में रहना। लेकिन आज नैनोप्लास्टिक एक्सपोजर के कारण जीवन के बहुत पहले चरण में ही शरीर में उत्परिवर्तन का निर्माण शुरू हो सकता है। दुनिया भर में बच्चों में और मेरी तुलना में बहुत कम उम्र के लोगों में कैंसर की दर में वृद्धि हुई है। तो अब जो हो रहा है वो ये है कि हम कर रहे हैं, लोगों में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, बच्चे, युवा, वयस्क, और ये शायद धूम्रपान या शराब या किसी अन्य चीज के कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि पर्यावरण में कुछ और है जो चिंताजनक दर से इस कैंसर का कारण बन रहा है और ये बदतर होता जा रहा है। इसलिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है और फिर से एक संभावना जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। हम इसके बारे में अधिक बात करेंगे, वो वास्तव
में नैनोप्लास्टिक्स है। हमने पिछले 30 वर्षों में देखा है कि कुछ देशों में हम प्रारंभिक कैंसर जनन को देखते हैं ताकि ट्यूमर का पहले की तुलना में अधिक जल्दी निदान किया जा सके। तो ये कोलोरेक्टल कैंसर की तरह है जो औसतन 30 साल पहले देखा गया और निदान पहले किया गया। ट्यूमर के विकास में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नैनोप्लास्टिक्स के संपर्क के कारण यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में उत्परिवर्तन के संचय और सामान्य कोशिका मृत्यु तंत्र के विघटन के माध्यम से होता है, जो एक साथ क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खत्म करने की शरीर की क्षमता को कम करता है और इन कोशिकाओं के ट्यूमर कोशिकाओं में बदलने की संभावना को बढ़ाता है। तो ये ट्यूमर कोशिकाएं बहुत आक्रामक होती हैं और आमतौर पर वे ऐसी कोई भी चीज नहीं लेते हैं जिसका वे उपयोग नहीं कर सकते। तो मेरा मतलब है क्या हो सकता है? मेरा मतलब है ये काल्पनिक है कि वे इन प्लास्टिकों से कुछ ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं या किसी तरह कुछ रास्ते सक्रिय हैं जो कोशिकाओं को मदद कर रहे हैं। आप जानते हैं, जितना हो सकता है उससे अधिक तेजी से आगे बढ़ना। इसलिए हमें इसकी जांच करने की जरूरत है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम मूल रूप से ये पता लगाना चाहते हैं कि उन कोशिकाओं में यांत्रिक रूप से क्या होता है कि वे अपनी प्रवासी क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। नैनोप्लास्टिक्स अंग कोशिकाओं और ऊतकों में प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों के स्तर को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करता है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को तेज करता है, उन्हें अन्य ऊतकों में फैलने में मदद करता है, नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण को उत्तेजित करता है, सूजन को बढ़ाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज किए गए नैनोप्लास्टिक्स के कारण होने वाला उच्च स्तर का ऑक्सीडेटिव तनाव ट्यूमर कोशिकाओं के अस्तित्व को बढ़ावा देता है और चिकित्सा के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम करता है। घातक कोशिकाओं को और अधिक आक्रामक बनाना। कोई भी चीज जो सामान्य कोशिका डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, जो कोशिकाओं के विकास और विभाजन के लिए जिम्मेदार है, वो क्षति उस कोशिका के घातक होने, बढ़ने और विभाजित होने और अनियंत्रित रूप से फैलने में योगदान कर सकती है। यही कैंसर है और ये निश्चित रूप से नैनोप्लास्टिक्स के प्रभाव के बारे में चिंता का विषय है। और फिर इससे ऊपर और उससे परे, क्योंकि नैनोप्लास्टिक्स कोशिका के कार्य ऑक्सीजनेशन कोशिका की कार्य करने की क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इससे ऊपर और उससे परे कैंसर का इलाज करने वाले एक डॉक्टर के रूप में मुझे चिंता है कि नैनोप्लास्टिक्स हमारे कैंसर उपचारों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। मैं एक चिकित्सक हूं जो विकिरण चिकित्सा से कैंसर का इलाज करता है, इसलिए मैं चिंतित हूं कैंसर को नियंत्रित करने के लिए विकिरण चिकित्सा के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नैनोकणों के बारे में। और वास्तव में इस पर कुछ प्रीक्लिनिकल शोध हुए हैं जो सुझाव देते हैं कि नैनोकण और निश्चित रूप से विशिष्ट द्वारा योगदान दिया गया है कोशिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा उनमें जो नकारात्मक चार्ज होता है वो वास्तव में विकिरण चिकित्सा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। ये मानने का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक कारण है कि नैनोकण कैंसर के उपचार की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं, न केवल विकिरण चिकित्सा की मेरी पद्धति को, लेकिन निश्चित रूप से मुझे कीमोथेरेपी या अन्य प्रणालीगत उपचार या इम्यूनोथेरेपी की प्रभावशीलता को कम करने के बारे में भी यही चिंता है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के शोध से पता चला है कि सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक कण पहले की तुलना में कहीं अधिक समय तक कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, क्योंकि विभाजन के दौरान वे नवगठित कोशिकाओं में चले जाते हैं। इसके अलावा ऐसे शुरुआती संकेत भी हैं कि ये प्लास्टिक कण ट्यूमर मेटास्टेसिस में भूमिका निभा सकते हैं। तो ये एक समस्या है। आप जानते हैं कि ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर फैलता भी है, और हमने देखा कि ये कण कोशिका विभाजन के बाद भी कोशिकाओं में बने रहते हैं और फिर वे कोशिकाओं को तेजी से स्थानांतरित होने में मदद कर रहे हैं ताकि वे तेजी से आगे बढ़ सकें। और ये एक ऐसा गुण है जिसे हम ट्यूमर कोशिकाओं में भी देखते हैं जब वे शरीर में होते हैं, ताकि वे अन्य स्थानों पर जा सकें और मेटास्टेसिस भी कर सकें। और इसलिए हमें ये भी मानना होगा शरीर में ये ट्यूमर कोशिकाएं मूल रूप से उन प्लास्टिक का उपयोग शरीर में फैलने और घूमने के लिए कर सकती हैं। जब मैं इस प्लास्टिक विषय पर आया तो मैंने स्वयं सोचा, आप जानते हैं कि यह आप जानते हैं, हम यहां इसका परिचय देते हैं। नैनोप्लास्टिक्स मानव शरीर की हर प्रणाली को प्रभावित करता है।
वे प्रक्रियाओं के एक समूह को शुरू करने वाले ट्रिगर के रूप में कार्य करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। यह सब उनके विद्युत आवेश के कारण होता है। आज हम जानते हैं कि नैनोप्लास्टिक्स उन स्थितियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण बन गई है। ऐसा लग सकता है कि मानवता पहले ही अपने सबसे बड़े खतरों एंटीबायोटिक प्रतिरोध, ऑटो इम्यून और न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों और कैंसर का सामना कर चुकी है। फिर भी बीमारी से भी अधिक भयावह कुछ है। एक सामान्य जीवन जीने, स्वस्थ महसूस करने, ऊर्जा से भरपूर होने, जिम जाने, प्रेजेंटेशन देने, दोस्तों से मिलने की कल्पना करें, लेकिन फिर एक क्षण बाद एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है। शरीर काम करना बंद कर देता है जैसे कि किसी ने लाइट बंद कर दी हो।